हेलो गाइस, आज हम लोग नॉर्मलाइजेशन के सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF के बारे में जानेंगे। इस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पर आधारित एग्जाम्पल और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए इस वीडियो को केयरफुली देखें। नॉर्मलाइजेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को जानने के पहले हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स जानने होंगे। सबसे पहला टर्म है कंपोजिट की। दूसरा है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की दो तरह के हो सकते हैं। वैसे कैंडिडेट की जिसके सिंगल एट्रीब्यूट हो, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की। और दूसरा जिसमें एक से अधिक एट्रीब्यूट हो, वो भी हमारा कैंडिडेट की होता है, जिसको कंपोजिट की कहते हैं, कंपोजिट कैंडिडेट की। अदर जो टर्म है वो है पार्शियल और प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, देन पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। इतने टर्म्स को जानने के बाद आप सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को आसानी से समझ सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में वैसे तो हमने सारी चीजें बता रखी है, लेकिन आप के रिवीजन के लिए यहाँ पे हम फिर से उसको रिवाइज कर दे रहे हैं और आगे के वीडियो में आप उसको देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को रिवाइज करने पर वीडियो लंबा होता है। अब ये सारे टर्म्स क्या हैं और इसको कैसे हम लोग दिखाते हैं, इसके लिए हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है RWXYZ। RWXYZ जिसके 4 एट्रीब्यूट हैं WXYZ, और फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है कि Y इज डिटरमाइंड बाय W एंड X और Z इज डिटरमाइंड बाय X। तो सुपर की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, ये प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से हमने समझाने की कोशिश किया है, और एक अलग वीडियो है जिसमें कीज से रिलेटेड है, वहाँ भी हमने उसको समझाने की कोशिश किया है। तो इनकेस यदि कोई दिक्कत होता है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो फंक्शनल डिपेंडेंसी WX to Y और X to Z दिया हुआ है। अब ये पता करना है, क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं एग्जामिनेशन में, कुछ रिलेशन दे देंगे, उसके एट्रीब्यूट देंगे और उसके फंक्शनल डिपेंडेंसी दे देंगे। अब इसके आधार पे आपको बताना है कि ये रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकेंड में है, थर्ड में है या और अदर नॉर्मल फॉर्म में है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो बहुत सिंपल था, जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर कैसे हम इसको पता करें, तो प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि इसमें सबसे पहले हम लोग खोजते हैं कि की फील्ड कौन सा है। तो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है WX to Y, इसमें से कोई एक की फील्ड बन जाए, की बन जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग निकालेंगे। तो WX to Y का मतलब हो गया कि W और X ये दोनों मिलकर के Y को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो WX और Y, WX से हमको Y मिल रहा है और ये भी कह रहा है कि X से हमको Z मिल रहा है, तो X से हम Z को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिनको कोई अदर एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं कर पा रहा है, और वो दो एट्रीब्यूट हमारा WX है। तो अब जो भी मेरा की बनेगा उस की में ये दो एट्रीब्यूट तो होंगे ही। अब इस दोनों एट्रीब्यूट को यदि रख करके हम की बनाना चाहें तो इससे हम इसका क्लोजर बनाएंगे, और क्लोजर बनाने का तरीका हम पहले बता चुके हैं। क्लोजर बनाने के लिए हम फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करेंगे। WX से हमको क्या मिल रहा है, WX से हमको Y मिल रहा है, तो WX और Y ये तीन एट्रीब्यूट तो हो गए। अब जो तीन एट्रीब्यूट हुए, क्या इनसे कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है? इससे एक X to Z, तो इस X से हमको Z मिल जाएगा। यानी
WX हमारा एक की फील्ड है, और भी अदर की फील्ड हो सकते हैं जो कि सुपर की में आएंगे। उसी सुपर की में एक की हमारा होता है या एक से अधिक की हमारा होता है जिसको कैंडिडेट की कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कैंडिडेट की बन गया WX, और ये WX दो एट्रीब्यूट से बना हुआ है, W और X। तो इस तरह के कैंडिडेट की को हम कहेंगे कंपोजिट कैंडिडेट की, कंपोजिट कैंडिडेट की। लेकिन यदि कोई सिंगल एट्रीब्यूट जैसे W या X या YZ इसमें से कोई ऐसा एक होता, यहाँ पे है नहीं, यदि इसमें से कोई एक ऐसा होता जिसके हेल्प से हम सारे अदर एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर पाते या रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करते, तो ये भी मेरा की बनता। और यदि की मिनिमल हो तो वो हमारा कैंडिडेट की बनता है, या प्रॉपर जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। तो यहाँ पर X भी हमारा कैंडिडेट की बन सकता है, और X कैंडिडेट की यदि है तो इसको हम कहेंगे सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की, जबकि ये हमारा कहलाएगा कंपोजिट कैंडिडेट की। तो यदि कैंडिडेट की में सिंगल एट्रीब्यूट हो तो सिंगल कैंडिडेट की कहलाएगा, सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की कहलाएगा, और एक से अधिक हो तो उसको हम कंपोजिट कैंडिडेट की कहेंगे। यदि सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है और कोई रिलेशन दिया हुआ है तो उस केस में आपका वो रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना मस्ट है, वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा ही। लेकिन यदि आपका कंपोजिट की है और कंपोजिट की दिया हुआ है तो रिलेशन हमारा 2NF में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब 2NF में ये कब होगा? यदि इसमें कोई ऐसा एट्रीब्यूट जैसे कि WX2Y, इस Y का कोई यहाँ पर प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसलिए ये की या इस तरह का जो रिलेशन होगा वो 2NF में होगा। लेकिन यदि कोई ऐसा होता है जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है WX हमारा कैंडिडेट की है क्योंकि इससे सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। अब WX से Y डिटरमाइन हो रहा है और इस WX के एक एट्रीब्यूट X से हम दूसरे एट्रीब्यूट जो Z है उसको भी डिटरमाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि ऐसा कोई केस बनता है तो इस केस में हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा। अब उसका कारण क्या होता है, इसके लिए हमको थोड़े से प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बारे में जानना होगा। तो यदि कंपोजिट की हमारा या कैंडिडेट की हमारा WX है, WX यदि कैंडिडेट की है हमारा, यहाँ पर हमारा WX कैंडिडेट की है, क्यों? क्योंकि इससे हम सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका क्लोजर निकाल कर देख लिए तो ये WX को इस रिलेशन के एट्रीब्यूट से हटा दें तो रिमेनिंग जो बच जाएगा वो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा, जिसको हम NPA से जनरली डिनोट करते हैं, या हम अपने वीडियो में इसको NPA से डिनोट करते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट YZ हो गया। दूसरा है हमारा WX, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइम एट्रीब्यूट, जिसको हम PA से डिनोट करते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप PA से डिनोट करें, हम अपने वीडियो और इस एक्सप्लेनेशन में प्राइम एट्रीब्यूट को PA से डिनोट कर रहे हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को NPA से डिनोट कर रहे हैं। तो प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में जो जो एट्रीब्यूट यूज किए गए हैं वे सब हमारे प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। तो इसमें प्राइम एट्रीब्यूट WX हो गया और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट YZ हो गया। अब यदि कंपोजिट की का केस हो किसी रिलेशन में, जैसा कि यहाँ पर है और वो कैंडिडेट की है, तो उस केस में हमको ये देखना होता है कि WX कैंडिडेट की है और इस पर डिटरमाइंड हो रहा है मेरा Y, तो क्या Y इस WX का सबसेट है? नहीं है, इसलिए
ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ठीक है। लेकिन एक दूसरा फंक्शनल डिपेंडेंसी भी यहाँ पर दी हुई है, ये x to z भी दिया हुआ है। तो z को डिटरमाइन करने के लिए हमको x चाहिए, और ये x हमारा इस wx का एक सबसेट है। तो यदि ऐसा है किसी रिलेशन में, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी और रिलेशन दिया हुआ हो, और इस तरह का कोई केस हो जिसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी में जो डिटर्मिनेंट है, ये हमारा x डिटर्मिनेंट है और ये हमारा डिपेंडेंट है, पहले हम बता चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट यदि किसी कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट हो, तो वैसे केस में वहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, और इसी पार्शियल डिपेंडेंसी को हमें इस रिलेशन से रिमूव करना होता है। तो RWXYZ विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी WX to Y X to Z, ये हमारा 1NF में होगा, नॉर्मल फॉर्म में होगा, क्योंकि मल्टी वैल्यूड का कहीं पे यहाँ पे हमारा कोई मेंशन नहीं है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिलेशन मेरा 1NF में है, ये हम एज्यूम कर लिया। और यदि 1NF में है तो क्या ये 2NF में है? बट नॉट इन 2NF ड्यू टू पार्शियल डिपेंडेंसी। यहाँ पे अभी आपको हमने बताया कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है। यदि किसी रिलेशन में कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, यहाँ पे ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे दिए हुए हैं y और z, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इस कैंडिडेट की पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन x to z जो हमारा दिया हुआ है उसमें भी z हमारा NPA है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इस कैंडिडेट की के किसी प्रॉपर सबसेट से डिटरमाइंड हो रहा है x to z। इसलिए ऐसा कहीं भी कंडीशन रिलेशन में मिलता है तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन 2NF में नहीं है। अब इसको 2NF में लाएंगे कैसे? तो 2NF में लाने के लिए कहता है कि जो कैंडिडेट की है और उससे जो डिटरमाइंड हो रहा है उसका तो एक टेबल आप बना ही लीजिए। इसका एक टेबल बन जाएगा R1WXY, और जो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो इस पर पार्शियली डिपेंडेंट है उसका भी एक रिलेशन बना दीजिए। तो यही रिलेशन जो RWXYZ इस डिपेंडेंसी के द्वारा दिया हुआ है, इस रिलेशन को हम लोग दो रिलेशन में डिवाइड कर दिए, और वो दो रिलेशन क्या है हमारा R1 और R2। अब इस केस में ये भी 2NF में चला आया और हमारा सेकेंड भी 2NF में आ गया। तो इस तरह से हम 2NF में पार्शियल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करते हैं और उसको रिमूव करते हैं। तो पार्शियल डिपेंडेंसी पता करने के लिए आप प्राइम नॉन प्राइम पता कीजिए, और ये भी पता कीजिए कि आपका जो की है कैंडिडेट की वो कंपोजिट है कि नहीं। तो इसी चीज को हम यहाँ पे आगे दिखा रहे हैं, और इसको पूरे फॉर्म में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या है इन थ्योरी, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, तो आप ये थ्योरी दीजिएगा। समझने के लिए ये हमने इधर समझाया आपको। अब इसी चीज को यहाँ पे हम देखते हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, वी रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। यदि पार्शियल डिपेंडेंसी है तो इसको हम रिमूव करेंगे। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि अ रिलेशन इज सेड टू बी इन 2NF इफ इट इज इन 1NF। यदि ये 1NF में है तो रिलेशन 2NF में हो सकता है। अब कब होगा और कब नहीं होगा, तो उसके लिए कहता है कि ये ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन R, तो ये 2NF में होगा। जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया कि जो हमारा रिलेशन था ये Y नॉन प्राइम एट्रीब्यूट WX पर फुली डिपेंडेंट था, इसलिए ये 2NF में तो है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया, इस XZ जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, इस वजह से ये जो कंप्लीट रिलेशन है RWXYZ, ये हमारा कंप्लीटली 2NF में नहीं है। तो इसको हमने ब्रेक करके R1XY और R2XZ में बांट दिया। अब R1XY
हमारा 2NF में है और R2Z भी हमारा 2NF में है, क्योंकि Y फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है WX और इसका पार्ट नहीं है, और Z भी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है X में। तो इसी चीज को यहाँ पर डेफिनेशन में दे रहे हैं कि ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन R। कैंडिडेट की हमारा सिंगल की का कैंडिडेट की हो सकता है, जैसे यहाँ कोई रिलेशन है जिसमें X सिंगल कैंडिडेट की है और Y नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। इस रिलेशन में भी आपको दिखाया कि यदि इसको हम इस फॉर्म में तोड़ दिए तो इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया X to Z, और यहाँ पर X में कोई सबसेट नहीं है, इसलिए इस तरह का रिलेशन हमारा 2NF में होगा। इस वजह से ये हमारा 2NF में आ गया, और ये भी 2NF में है क्योंकि Y फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है WX का, और Y का कैंडिडेट की में Y का कोई सबसेट नहीं है। तो इसी चीज को यहाँ पे हम लिखे हैं कि इसको आप समझ पाइए। यदि कैंडिडेट की फॉर ए सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की, यदि X हमारा सिंगल कैंडिडेट की है और Y नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो वो रिलेशन जैसे कि RXY इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 2NF में होना ही है, 3N ना होने की कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि Y फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है X पर। लेकिन यदि फॉर द कंपोजिट कैंडिडेट की, यदि हमारा कैंडिडेट की में दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट हैं, जैसे कि XY हमारा कंपोजिट की है और इस पर Z डिपेंडेंट है, तो यदि Z फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो XY पर, तो हम कहेंगे कि XYZ ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये 2NF में होगा। लेकिन यदि XY हमारा कंपोजिट कैंडिडेट की है और Z पर डिपेंडेंट है जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और इसके साथ एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है कि X डिटरमाइन Z, जो कि Z नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और X हमारा इस कंपोजिट की का केस है, तो वैसे केस में ये रिलेशन हमारा 2NF में नहीं होगा, और 2NF में लाने के लिए यहाँ जो ये पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है, जो वायलेट कर रहा है हमारे 2NF को, उसको हमें ब्रेक करना होगा, यानी डिकम्पोज करना होगा। तो इसको हम डिकम्पोज किए तो RXYZ सॉरी XYZ ये तीन एट्रीब्यूट है, और इसमें हमारा दो रिलेशन बन जाएगा। एक XY जो कैंडिडेट की है, और इस पर यदि कोई और डिपेंडेंट होता तो वो लिखते XY, और दूसरा हमारा बन जाएगा R2XZ जो 2NF में, तब ये दोनों 2NF में आ जाएंगे। तो यहाँ पे RXYZ जो कि 2NF में नहीं है, इसको हम 2NF में कन्वर्ट करने के लिए दो रिलेशन में ब्रेक करेंगे। एक R1XY जो कि 2NF में होगा, और दूसरा होगा XZ इन 2NF। तो ये दो, इस रिलेशन के ये दो रिलेशंस हो जाएंगे डिकम्पोज करने के बाद। ये तो थ्योरेटिकली हमने बताया। अब रियल लाइफ में क्या होता है, जैसा हमें यहाँ पे एक टेबल लिए है, SID, CID, कोर्स, स्टूडेंट ID, कोर्स ID और कोर्स। तो यदि 101 पर आप देखना चाहते हैं तो 101 से दो डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं कोर्स के, यानी ये इंडिविजुअली तो MCA को या IoT को नहीं बता पाएगा, तो इसके साथ हमको कोर्स ID को मिलाना होगा, यानी कोर्स SID और CID से ही डिटरमाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि IoT में हम कोर्स स्टूडेंट ID 101 कहें कि IoT को 101 से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो ठीक है, इससे IoT तो मिल गया, लेकिन 102 IoT डिटरमाइंड होगा 102 से भी, तो अब यूनिकली तो आप नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे कि वह IoT किससे डिटरमाइंड हुआ। लेकिन यदि 101 और C12 ये हम दोनों कंबाइन कर दें तो ये हमारा IoT डिटरमाइंड हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये डिटरमाइंड हो जाएगा और ये यूनिक होगा। तो यहाँ पर ये टेबल में हम देख रहे हैं कि कोर्स जो डिटरमाइंड हो रहा है उसके लिए दो एट्रीब्यूट चाहिए, SID और CID। ये हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं कि ऐसा करने से हम कोई थ्योरेटिकल जो ऊपर तरीका बताएं वो
यूनिवर्सिटी एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें ऑब्जर्वेशन से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एट्रीब्यूट किस एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है। तो एसआईडी से यूनिकली कोर्स को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 101 से आईओटी मिल रहा है और 102 से, यानी यूनिक नहीं है। तो इंडिविजुअली एसआईडी मेरा कैंडिडेट की या की फील्ड नहीं हो सकता। अब एसआईडी और सीआईडी मिला दें तो 101 C11 ये एमसीए को बताएगा, 101 C12 ये आईओटी को बताएगा, 102 C12 आईओटी को बता देगा और यूनिक होगा। तो ये टेबल हमारा 1NF में है। रीजन, हर एट्रीब्यूट का इंडिविजुअल वैल्यू है, किसी में मल्टीपल वैल्यूज नहीं है जो 1NF में हम देखे थे। तो ये हमारा हो गया 1NF। लेकिन इस 1NF में एक प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो कैंडिडेट की है वो एसआईडी और सीआईडी दोनों मिल करके है। तो इसका प्राइम एट्रीब्यूट हो गया एसआईडी और सीआईडी, और इसका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया कोर्स। अब रिलेशन जो हमारा दिया हुआ है वो एसआईडी, सीआईडी और कोर्स है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोर्स जो है वो एसआईडी और सीआईडी से डिटरमाइंड हो रहा है, लेकिन कोर्स को हम केवल सीआईडी से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि C11 है तो ऑलवेज एमसीए होगा, C12 है आईओटी होगा। देखिए आईओटी यहाँ पे है। तो इस एक इंडिविजुअल कोड से हम कहीं पर भी आईओटी हो उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी बाय ऑब्जर्वेशन हम ये देख रहे हैं कि कोर्स जो है ये कोर्स हमारा कोर्स आईडी पर डिपेंडेंट है, ना कि एसआईडी पर। और यदि इस रिलेशन की बात करें तो इसमें कोर्स हमारा डिटरमाइंड हो रहा है एसआईडी और सीआईडी के हेल्प से, यानी एसआईडी और सीआईडी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, ये दोनों मिलकर के इस कोर्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इसी फॉर्म में यदि हम छोड़ दें तो यहाँ पे हमारा रिपीटिशन हो रहा है, ये रिडंडेंसी हो रही है। और ये रिडंडेंसी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है ऊपर आपको बता चुके थे कि यदि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है तो वो हमारा 2NF में होगा, लेकिन उसी के कैंडिडेट की का किसी प्रॉपर सबसेट से नॉन प्राइम डिटरमाइंड हो रहा हो तो वहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। तो एसआईडी सीआईडी हमारा कैंडिडेट की हुआ कोर्स के लिए, लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन हम यहाँ देख रहे हैं कि कोर्स को हम सिर्फ सीआईडी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली। तो यहाँ पर जो हमारा सीआईडी है और कोर्स है, कोर्स डिपेंडेंट हो गया सीआईडी पर, और सीआईडी हमारा एक क्या है पार्ट है इस कैंडिडेट की का। तो इस रिलेशन को आर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये हमारा स्टूडेंट आईडी, दूसरा कोर्स आईडी, और दूसरा हमारा हो गया कोर्स आईडी और कोर्स। तो इस तरीके से ये हमारा दोनों रिलेशन 2NF में आ जाएगा। तो ये हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया, और इसके ऊपर हमने वो एग्जाम्पल बताया था जो जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछते हैं। अब यहाँ पे इसी चीज को बताया है कि बाय ऑब्जर्वेशन वी सी दैट द इंडिविजुअली एसआईडी कैन नॉट डिटरमाइन द कोर्स बट द कंपोजिट की एसआईडी एंड सीआईडी कैन डिटरमाइन द कोर्स, दैट इज एसआईडी सीआईडी कैंडिडेट की है जो कोर्स को डिटरमाइन कर रहा है। हाउएवर द कोर्स नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सीआईडी, यानी कोर्स आईडी जो कि कैंडिडेट पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है, प्राइम एट्रीब्यूट है, और सो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, हेंस इट इज नॉट इन 2NF। तो इसको हमने डिकम्पोज करके दो अलग अलग टेबल में बांट दिया, और वो दो अलग अलग टेबल कुछ इस तरह से बन जाएंगे। एसआईडी सीआईडी ये हमारा एक टेबल बनेगा, और इसमें अब हमारा कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये 2NF हो गया। और ये दूसरा हमारा बन जाएगा सीआईडी और कोर्स का, जिसमें C11 यहाँ पे
MCA वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। हम की फील्ड को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1212 रिपीट हो रहा है, वो सही है, लेकिन ऊपर जो हमारा MCA और IoT या कोर्स बार बार रिपीट हो रहे थे वो सही नहीं था, जो कि रिडंडेंसी कहलाता है, और उस रिडंडेंसी को हमने इस दो टेबल से तोड़ दिया। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में को यदि कहीं पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो वैसे केस में उसको हम कैसे 1NF में लाते हैं, उसका 3 तरीका बताए थे। तो फर्स्ट और सेकेंड में कुछ प्रॉब्लम था, थर्ड में हमारा प्रॉब्लम नहीं था, वही तरीका यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। अब एक पिक्टोरियल डायग्राम है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहेंगे। यदि कोई टेबल 1NF में है और उसमें फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है तो हमारा 2NF में उसको कन्वर्ट करना होगा। ये जस्ट एक पिक्टोरियल डायग्राम है। हम टेबल लेते हैं 1NF में, यदि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है तो उस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं और तब हमारा टेबल 2NF में आता है। अब इस यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली आपसे पूछेगा 2NF क्या होता है। तो ऊपर का डेफिनेशन कंप्लीट है, लेकिन वो 2NF क्या है डेफिनेशन पूछ रहा है तो ऊपर का ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए जाते हैं। रिलेशन दे दिया जाएगा, उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दी जाएगी और पूछेगा बताइए ये 2NF में, 3NF में, फर्स्ट NF में है या नहीं है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे आपका इसी पर क्वेश्चन होगा, जो सारे नॉर्मल के बाद हम कुछ प्रैक्टिस करके आपको दिखाएंगे और इमीडिएट आप पकड़ पाएंगे। तो इस तरह का यदि कोई टॉपिक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, तो जो भी रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन में हम ये देखते हैं कि राइट साइड में कौन कौन सा एट्रीब्यूट है और उसको रिलेशन से हटाते जाएंगे। बी को काट देंगे, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आया, एफ ये भी आ गया। अब दूसरे फंक्शनल डिपेंडेंसी में ए है तो ए भी कैंसिल हो जाएगा, DEF तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है तो यहाँ भी आएगा, और इधर अब देखने की जरूरत ही नहीं है। यानी राइट साइड में हमारा जितना भी एट्रीब्यूट है वो सारे एट्रीब्यूट इस रिलेशन में दिए हुए हैं। तो इस सारे में दिए हुए हैं तो अब देखना होगा कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें से कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरा कैंडिडेट की या सुपर की या की फील्ड बनेगा। तो इसके लिए क्लोजर निकालते हैं और क्लोजर निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले आप एक एक करके बनाइए, इंडिविजुअली बनाइए। तो ए प्लस क्लोजर निकालेंगे तो ए से हमको मिल जाएगा ए और BCDEF यानी सारे मिल गए, तो ये हमारा एक की फील्ड होगा। यही पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालना होगा 2NF पता करने के लिए, और उसके पहले हमको निकालना होगा कि सिंस ऑल एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड of functional dependency, therefore we find the closure of all attributes one by one। तो इंडिविजुअली देखेंगे, फिर डबल देखेंगे, ट्रिपल देखेंगे एंड सो ऑन। तो उसमें से मिनिमल और प्रॉपर सबसेट वाले कैंडिडेट की को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ए हमारा है एक की। अब बी होगा क्या, तो बी से हमको सिर्फ बी और एफ मिलेगा, सी नहीं आएगा क्योंकि ये तो कैंडिडेट की कंपोजिट है, तो इससे हमको बी और एफ मिल जा रहा है। तो बी और एफ ये हमारा की फील्ड नहीं हो सकता है। सी से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई ही नहीं है तो केवल सी ही इसका पार्ट होगा, ये भी मेरा की फील्ड नहीं है। डी से भी डी और ई मिल रहा है और कोई डी और ई से लेफ्ट साइड में कुछ दिया नहीं है, इसलिए इसके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। अब ए बी ये तो इंडिविजुअल से हमने बना लिए, ई से भी यदि हम बनाते हैं तो ई से चूंकि लेफ्ट साइड में कुछ दिया हुआ नहीं है इसलिए ई भी हमारा इंडिविजुअली नहीं हो सकता है। एफ भी हमारा लेफ्ट साइड में कहीं नहीं दिया हुआ है जिस पर कुछ डिपेंडेंट हो, इसलिए एफ में सिर्फ एफ ही होगा और ई में सिर्फ ई होगा। यानी इंडिविजुअल में केवल ए हमारा की फील्ड बन सकता है। अब इसी तरह से दो का एट्रीब्यूट ले लें, जैसे ए बी ले लें, तो एक आसान तरीका हम लोग ये जानते हैं कि
यदि कोई कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, जैसे ए बी हमने लिया और ए बी में से कोई एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पहले की बन चुका है, जैसे ए बी का एक की बन चुका है, तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है। ए चूंकि इसका एक सबसेट है, इसलिए इससे भी हम सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ए से ही आपको सारा चीज मिल जाएगा, बी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी एक तरीका है, आप एक एक करके चेक कीजिए, या ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि यदि किसी की का कोई एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पहले की फील्ड बन गया, तो फिर वो की फील्ड बनेगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसी रूल से AC भी हमारा की फील्ड होगा, AD भी होगा, EE भी होगा, AF भी होगा, ये सब के सब होंगे। अब BC को चेक करना होगा, क्या BC होगा? तो BC से आप चेक कर सकते हैं कि BC हमारा कैंडिडेट की होगा कि नहीं होगा। इसके लिए ऊपर का ये देखिए, BC में क्या दिया हुआ है। B से हमको B और F मिल जाएगा, सॉरी फंक्शनल डिपेंडेंसी देखना है। BC से हमको ADEF मिल जाएंगे, तो ABCDEF यानी BC से भी हमको सब चीज मिल जा रहा है। तो BC भी हमारा कैंडिडेट की होगा 2 एट्रीब्यूट का। और B चूंकि BC से बन गया, BD का चेक करेंगे तो BD से नहीं मिलेगा आपको, BE से भी आपको नहीं मिलेगा, BF से भी नहीं मिलेगा, और ABC प्लस में A चूंकि आ चुका है तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये होना ही है, ये भी होना है, ABE भी होना है। रीजन बता चुके हैं, चूंकि A हमारा कैंडिडेट की ऑलरेडी बन चुका है, और ACE भी है, ACF भी है। इन सबों से हमको सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। इसी तरह से ADE से भी मिल जाएगा, ADF से भी मिल जाएंगे, और AEF चूंकि सब में ये हमारा एक सबसेट है। और ABCD से भी मिलेगा, क्योंकि A का हम कॉम्बिनेशन ले चुके हैं। ABCE भी होगा, ABCF भी होगा, ABCDE अब 4 का बना है तो इससे भी मिल जाएंगे। ABCD में A है, इससे भी मिलेंगे, इससे भी मिल जाएगा। और आगे आप देखेंगे तो चूंकि 5 का हम ले लिए, अब 5 से ज्यादा तो होगा नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिविटी से ये भी हमारा कंप्लीट होगा। यानी ये जिसको जिसको हमने टिक किया है वो सबके सब हमारे की फील्ड है, लेकिन कैंडिडेट की नहीं है। तो इसमें कैंडिडेट सुपर की, तो ये सारे जिसको टिक किया वो सबके सब सुपर की होंगे, और सुपर की को हम SK से डिनोट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे क्या हो गए, सुपर की हो गए, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ का हमने फुल रिलेशन भी दिखा दिया है। तो ये सब के सब हमारे सुपर की हैं, जिसको हमने टिक किया था। अब इसमें से चेक करना है कि कैंडिडेट की कौन होगा। तो कैंडिडेट की होने के लिए है कि सबसे मिनिमल कौन सा है, तो ऑब्वियसली मिनिमल हमारा A है, तो A को हमने रख लिया कैंडिडेट की में। और AB नहीं होगा, क्योंकि AB का A एक पार्ट है, AC भी नहीं होगा, AD भी नहीं होगा, कैंडिडेट की नहीं होगा, सुपर की तो है ही ये। AE भी नहीं होगा, AF भी नहीं होगा। अब BC में A नहीं है, तो अब चेक करना होगा कि क्या BC हमारा कैंडिडेट की है। ऑफ कोर्स कैंडिडेट की होगा, क्यों? क्योंकि BC का कोई प्रॉपर सबसेट कैंडिडेट की नहीं बना है, तो BC भी हमारा कैंडिडेट की होगा। और अदर कोई हो सकते हैं क्या? तो अब अदर चेक करने की जरूरत नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं A और BC होगा। तो वैसे केस में हमारा कैंडिडेट की इसमें से बन करके निकला सिर्फ A और BC। तो A और BC हमारा कैंडिडेट की है, इसके एट्रीब्यूट्स हो गए A, B एंड C, ये हमारे प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। और टोटल हमारे पास 6 एट्रीब्यूट थे, जिसमें से 3 हो गए प्राइम, तो रिमेनिंग जो बच गए वो मेरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। तो इस तरह से हमारा कोई रिलेशन दिया हुआ हो तो हम प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब चेक करना है कि ये 1NF में तो था, क्या 2NF में है? तो इसके लिए हम लोग सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करेंगे। इसमें 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, जिसको कि आपको दिखाया था। ये 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी A to BCDEF
BC2 ADEF 4 है, B2F एंड D2E। तो इस 4 को हम वहां पे यूज करेंगे। ए से तो फुली फंक्शनली है। अब यहाँ पर चूंकि इसका कोई पार्शियल नहीं है तो ये तो 2NF में होना है, लेकिन क्या BC ADEF हमारा है, तो ये सब चेक करने होंगे। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ पर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी B2F को चेक करते हैं। तो B2F में हमारा F जो हमारा है वो B इज पार्ट ऑफ द कंपोजिट की BC, और ये हमारा कैंडिडेट की है, दैट इज प्राइम एट्रीब्यूट, एंड F इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। F हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और ये मेरा कैंडिडेट की का एक पार्ट है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जब कैंडिडेट की के किसी प्रॉपर सबसेट पर डिटरमाइंड हो तो वहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, जो कि 2NF को वायलेट कर रहा है। तो अब इसको हमें डिकम्पोज करना होगा। दूसरा हमारा है D2E। D2E में D और E दोनों ही कैंडिडेट की नहीं है। इज पार्ट neither D nor E is part of any candidate key, so this is a transitive dependency, not directly a 2NF issue। तो इससे हमको 2NF पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि D किसी का पार्ट नहीं बन पा रहा है, कैंडिडेट की का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन रहा है। प्रॉपर सबसेट कैंडिडेट की में हमारे पास सिर्फ दो ही है, A और BC। अब इसमें से किसी का ये पार्ट नहीं है तो हमारे यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। लेकिन दो नॉन एट्रीब्यूट के बीच ये रिलेशन है, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का केस हो सकता है, मगर यहाँ पर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ हमको ये देखना है कि पार्शियल डिपेंडेंसी है कि नहीं। तो हम ऊपर दिए हुए रिलेशन को दो रिलेशन में तोड़ेंगे। कंक्लूजन क्या हुआ? R इज इन 1NF, जो कि हम एज्यूम कर चुके हैं। R is not in 2NF because of the partial dependency B2F, क्योंकि ये हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इस B जो कि कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो हम एक टेबल B और F का बनाएंगे। So the relation R is not in 2NF because the non-prime attribute F is partially dependent on the candidate की BC via B2F। तो इसको डिकम्पोज करें तो हमारे पास डिकम्पोजिशन के बाद F को हम उस रिलेशन से हटा देंगे जो ओरिजिनल रिलेशन था। ओरिजिनल रिलेशन में ABCDEF था, F को वहां से हटा देंगे और ये जिस पर डिपेंडेंट है उसको रख लेंगे। तो ये हमारा एक 2NF में आ गया। और अब यहाँ जो भी चीज दिया हुआ है, जो रिलेशन है, वो 2NF में आ जाएगा और किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा 2NF में हो गया और ये भी हमारा 2NF में हो गया। अब फर्दर चेक करना होगा, इसमें तो 3NF, ये 3NF में भी होगा, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि 3NF में हो, क्योंकि ऊपर ही बता चुके हैं D2E ये दोनों ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं और इसमें एक रिलेशन है। तो यहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आएगी, उसको हमें रिमूव करना होगा। सो ऑल दीज आर अबाउट द 2NF। और यदि समझ में नहीं आता है तो इसको आप एक दो बार वीडियो को देखिए, आई थिंक समझ में आ जाएगा। और इस पर आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उनको बनाना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।